अरे वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर है। कब खरीदे? छाया ने अपनी माँ सुषमा के कानों में झूलते झुमकों को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी निधि बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वह यह सब खरीद लाई, सुषमा ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर छाया बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है। लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ, लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है, कहकर सुषमा ने तुरंत झुमके उतारकर अपनी बेटी छाया को दे दिए। लेकिन उसने एक बार ये नहीं सोचा कि निधि को कैसा लगेगा जब वह जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। सुषमा के देने भर की देरी थी कि छाया ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खास कर पापा कहेंगे, जब आती है छाया कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ, ओ माँ आप कितनी अच्छी हो, कहकर छाया अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वह यही करते आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया, ये भी नहीं सोचा कि वह चीज़ किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर निधि ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे। पर सुषमा ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा बनवा कर दे दूंगी। पर नहीं, कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो अब समझेगी। माँ देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ, आईने में खुद को निहारते हुए छाया कहने लगी। वैसे माँ, आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? सुषमा ने पूछा। मुझे नहीं बल्कि आपके जमाई को है। कह रहे थे कि आपने वादा किया था कि उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया, अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सुषमा बोली। पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो निधि बहू और राघव की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए सुषमा ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता है माँ, वो आप जानो और आपके दामाद, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए छाया ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने छाया को दे दिए? सुषमा के कान में झुमके न देखकर मनोहर जी ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी छाया आई थी और वह ये झुमके लेकर चली गई। हाँ हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए सुषमा ने कहा और वहां से जाने लगी। क्यों, जानती थी अब मनोहर जी चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज है जो उसे पसंद नहीं आती है, बोलो? जब भी आती है कुछ ना कुछ उठाकर ले ही जाती है। क्या जरा भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था वह उठाकर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, उसका मतलब ये नहीं कि वह अपनी मनमर्जी करेगी। गुस्से से आग उबला होते हुए मनोहर जी ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी सुषमा बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई वह जो तुम इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई, वह भी तुमसे सहन नहीं हुआ? जाने क्यों छाया हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है। लेकिन आज मनोहर जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ तोहफा यूं ही किसी और को दे देना, क्या ये सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वह तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी
और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और क्या लगा रखा है? अरे बेटी है वो हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया जो दिया, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। मुंह बिचकाते हुए सुषमा बोली। अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज्यादा कमाते हैं वे दोनों पति पत्नी। फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का गिफ्ट लेकर आए? कभी नहीं। हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है? आज तक नहीं। बस लेना जानती है। क्या मेरी आंखें नहीं है? देखता हूँ मैं, तुम बहू बेटी में कितना फर्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन, देखना। कैसे बाप हो तुम सच में, जो बेटी के सुख पर भी नजर लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है छाया ने तुम्हारा, जो हमेशा वह तुम्हारी आंखों की किरी किरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुई सुषमा बोली। ओह कम अकल औरत, छाया मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि निधि बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती रहती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी ये नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बता दो। और तुम्हारी बेटी, वह तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेदभाव करती हो। कमा कर लाती है और घर संभालती है तो कौन सा एहसान करती है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? झुंझलाते हुए सुषमा बोली। अच्छा, सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी ये नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी आई बहू को एक गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वह निधि के कान ना भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहकर मनोहर जी अपना पैर पटकते हुए वहां से चले गए और सुषमा बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि मनोहर जी ने छाया के खिलाफ कुछ बोल दिया। लेकिन सही तो कह रहे थे मनोहर जी। निधि क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए, पर फिर भी सुषमा को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हो या आस पड़ोस, हर किसी से वह यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्धाश्रम भेज दें। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे निधि अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। निधि ने तो सुषमा को आते ही अपनी मां मान लिया था, पर सुषमा तो आज तक उसे पराए घर की लड़की ही समझती रही। निधि जो भी करती सुषमा के लिए वह उसे बनावटी ही लगता था। और छाया का एक बार सिर्फ ये पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर सुषमा खुशी से फूल कर कुप्पा हो जाती। और अगर दामाद जी ने हालचाल पूछ लिया तो फिर प्रभा के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था बहू ने, माँ ज्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ, आप ये पी लीजिए, कहकर उसने गिलास सुषमा की ओर बढ़ाया ही था कि सुषमा ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझे ज्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ समझी, जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। निधि की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। राघव ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और निधि भी अपने कजन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन निधि ये सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई
तो? यही सोचकर जाने से पहले उसने छाया को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा, जिस पर छाया ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी, तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं इनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूँ मैं इनकी, बहू नहीं समझी? छाया की बातों से निधि बेहद आहत हुई थी, मगर चुप रही। मगर निधि के जाने के बाद वह एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फोन पर हाल चाल जरूर पूछ लेती और साथ में ये बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वह उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते ही आएगी जरूर। और सुषमा सोचती बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना आती जरूर। एक रात अचानक मनोहर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सुषमा इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने राघव को फोन लगाया, पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी छाया को फोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। दामाद को भी फोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी सुषमा ने छाया और उसके पति को फोन लगाया, उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसलिए फोन की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। सुषमा के मन में ये ख्याल आया। फिर हार कर उसने निधि को फोन लगाया। इतनी रात गए, सुषमा का फोन आया देखकर निधि घबरा उठी। सुषमा कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, माँ क्या हुआ? पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे सुषमा की सिसकियों की आवाज आई तो वो समझ गई कि कुछ बात जरूर है। घबराकर वह बोली, माँ माँ आप रो क्यों रही हैं? कहिए न क्या हुआ माँ? लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वो कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त रिया को फोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वह पापा को अस्पताल लेकर जाए। निधि की जिस दोस्त को सुषमा देखना तक नहीं चाहती थी और उसे पंजाबन पैजाबन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत मनोहर जी की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था, अगर और थोड़ी देर हो जाती तो मरीज को लाने में तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। अब तक निधि और राघव भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद छाया भी अपने पति और बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ी सुषमा और कहने लगी, आज अगर रिया ना होती तो शायद तुम्हें तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। निधि के भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा कि उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढांढस बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त रिया को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर छाया भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी खराब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वह तो सुबह आपकी मिस कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं मुझे। निधि की तरफ घूरते हुए छाया बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। चिढ़ हो रही थी उसे निधि को सुषमा के करीब देखकर। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसका 6 साल का बेटा ईशान बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी, मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फोन आया तो हम टीवी पर पिक्चर देख रहे थे। मम्मी ये कहकर फोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही हैं। पापा ने कहा फिर भी उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो। फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और पिक्चर देखती रही। ईशान की बातें सुनकर सब हैरान रह गए और छाया को तो काटो तो खून नहीं। सुषमा एक टक कभी अपने नाती को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान जो कह रहा है वह सही है। सच्चाई खुलते ही छाया की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, बेवकूफ़ कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे अरे वो तो किसी और का फ़ोन आ रहा था माँ,
और मैंने उसके लिए कहा था। वो शब्द फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना, इसीलिए। सुषमा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फोन भी तुम्हारे आसपास ही था। तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर ये रिया ना होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वह असलियत में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा ईशान हमें हकीकत ना बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी छाया, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फायदा उठा रही हो। कोई मोह माया नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर सुषमा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और निधि से बोली, चलो बहू, देखे तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। छाया माँ माँ कहती रही, पर पलटकर एक बार भी सुषमा ने फिर उसे नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उसका अब अपनी बेटी से। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। जयराम जी को गुजरे 1 बरस बीत चुके थे। उनकी पत्नी रमा जी उनके बगैर अभी तक शोकाकुल रहती थी और उनकी दोनों बहुएं समझाती कि पापा जी तो चले गए, आप अपने बेटा बेटी के बच्चों को देखिए और खुश रहिए। सब आपके बगिया के पुष्प हैं जिन्हें आपने और पापा जी ने पल्लवित पुष्पित किया है। लेकिन रमा जी की उदासी रहा करती। दोनों बहुएं उद्विग्न रहती कि 70 साल की हो गई हैं और अच्छा खासा वैवाहिक जीवन भी जी चुकी हैं, तो इस पर क्या दुख मनाना। घर में भी मनहूसियत किए रहती हैं। अपना काम कर देती दोनों। बड़ी का नाम मेघा और छोटी बहू का नाम रीना समय पर सास का सारा काम करती थी, परंतु एक रहस्य से सशंकित थी दोनों। सास के कमरे में गोदरेज का 4 अलमीरा था, जिसमें से 3 अलमारी दोनों बेटा और एक बेटी को बांट चुकी थी। एकमात्र अलमारी को अपने आधिपत्य में रखी थी और अपने औलादों से कह रखा था, मेरे मरने के बाद ही इसमें जो भी जेवर है या अनमोल चीज़ें हैं वो सब आपस में बांट लेना तुम लोग। इसलिए ऐसा कहती कि उस अलमारी में जंग लगी थी और कहीं कहीं उसके ऊपरी परत बेरंग हो गए थे। बेटे कहते कि इसको मरम्मत करा लो, लेकिन वो डपट देती, खबरदार किसी ने मेरी अलमारी को छुआ तो। क्या था उसमें ये सब जानना चाहते थे, पर अपनी माता जी के कठोर वाणी उन्हें रोक देती थी। रमा जी नित दिन दोपहर को आधे घंटे के लिए बंद कर लेती और अलमारी में रखे चीजों को उलट पलट करती, फिर अलमारी बंद कर देती और चाबी को अपने कमर में खोस लेती। यही रोज दिन का काम था, जिससे दोनों बहुएं खार खाती कि ना जाने बुढ़िया इस अलमारी में कुबेर का खजाना रखी है या पाप की गठरी। दोनों के मन में अपनी सास का यह रहस्य और संदेह पैदा करता। क्या है भाई, रोज खोले बंद करे, वो भी सबसे छिपा कर खोलना। दोनों अपने अपने पतियों को उकसाती, चाहो ना अपनी माँ से कहो कि अलमारी का रंग रोगन करा ले, देखने में भद्दा लगता है। यदि हमारे घर बाहर का आदमी आता है तो क्या सोचेगा, कितना बड़ा घर है, पैसे वाले हैं हम, और इतना खराब स्थिति में अलमारी है। दोनों अपनी अपनी पत्नी को डपट देते, वो मेरी माँ है, तुम लोग अपने हद में रहो, चाहे उसमें ईंट पत्थर हो क्यों ना रखा हो, माँ की मर्जी के बिना अलमारी का रिनोवेशन नहीं होगा। तुम दोनों क्यों बेचैन हो, माँ का सामान है इसलिए माँ जाने। अच्छा खासा गहना गुड़िया है तुम दोनों के पास। दोनों का मन में शक का बीजारोपण हो चुका था और दोनों फिराक में थी कि कब उनके हाथ उनकी चाबी आए और वो अलमारी को सर्च करे। लेकिन रमा जी अपने कमर में खोसे रहती थी। एक दिन
दोनों बहुएं सास के रूम में खाना खाने को पूछने के लिए जाती हैं। सुबह से उनकी कोई सुगबुगाहट नहीं थी। पता नहीं क्या बात है, अभी तक माँ अपने कक्ष से नहीं निकली और सुबह के 10 बज रहे थे। दोनों बेटे ऑफिस जा चुके थे, बच्चे स्कूल। इसलिए सास के पास जाकर देखने हेतु कमरे का किवाड़ खटखटाया। कोई उत्तर नहीं मिला। काफी देर तक दरवाजा पीटा गया, पर रमा जी दरवाजा नहीं खोलती हैं। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों अपने पति को फोन करती हैं। दोनों जल्दी से आते हैं। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। पलंग पर रमा जी का आधा शरीर था और आधा नीचे जमीन की ओर लटका था। भय से आक्रांत बेटों ने माँ के शरीर को छुआ। वो इस दुनिया से जा चुकी थी। लगता है आधी रात को ही मौत हो गई थी। अचरज की बात ये कि वो रहस्यमयी अलमारी के दोनों पार्ट खुले थे। शायद उसे माँ ने रात में खोला होगा। घर में कोहराम मच गया और उनका मृत शरीर बाहर बैठक में रखा गया। अपनी बहन को भाइयों ने खबर दी। तुरंत रीचा आनन फानन में माँ का सुनकर बदहवास दौड़ी आई। रमा जी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस अलमारी का किसी को ध्यान ही नहीं था, सिवाय दोनों बहुओं के। काम क्रिया और श्राद्ध के बाद 3 भाई बहन व मेघा और रीना के समक्ष बड़े भाई ने अलमारी को खोला। खोल कर देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी अलमारी खाली थी, कुछ नहीं था उसमें। अरे भैया, आप इसका लॉकर खोलिए ना। हाँ हाँ, खोलता हूँ। लॉकर खोलने पर सबने देखा उसमें 4 लाल रंग की पोटली थी। एक पोटली बाकी से दुगनी बड़ी थी। 3 पोटली में दोनों बहू और बहन के नाम लिखे गए थे। सबसे बड़ी पोटली में चाची रमा जी की देवरानी का नाम था। साथ में एक चिट्ठी थी जिसे बड़े बेटे के नाम से लिखी गई थी। मेरे मरने के बाद बड़ी पोटली को सुभद्रा के हवाले कर दिया जाए। ये जेवर मेरी सास का है, जिसे मैंने उनसे संभाल कर रखने के बहाने हथिया लिया था। मेरी सास जीते जी गहनों का बांटना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आकर नहीं दे पाई। सास कलप कर इस दुनिया से चली गई। जाते जाते मुझे श्राप दे गई कि तू कभी खुश नहीं रहेगी। सास तो चली गई, जाते जाते मेरे जीवन को ग्रहण लगा गई। तुम्हारे पापा देवता थे, उन्हें मेरा पाप का आभास नहीं था, ना वाकिफ थे वे। आज तक मैं इस पाप की गठरी के साथ जी रही थी, इसलिए अलमारी को तुम सबको देखने नहीं देती थी। तुम सब मेरे इस कृत्य को क्षमा कर देना और अपनी चाची को उनका हक लौटा देना। शायद भगवान मुझे माफ कर दे। चिट्ठी पढ़कर सबकी आंखें नम हो गई थी। काश माँ जीवित रहते बता जाती तो उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता और आज हमारे साथ होती। चाची को बुलाकर उनका गहना लौटा दिया गया। चाची को रमा जी की चिट्ठी भी पढ़ाई गई। पढ़कर वो स्तब्ध खड़ी रह गई। इतनी बड़ी बात को उसकी जेठानी जी ने छुपा कर रखा था। अब वो नहीं है तो उजागर हो चुका है। अपने गुनाह को मानकर उसकी अमानत भी लौटा दिया है जेठानी के बच्चों ने। वो भी अपनी माँ के पाप को पुण्य में बदलकर चाहते तो चाची के गहने रख सकते थे, लेकिन अपनी माँ के सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा किया था ताकि रमा जी की आत्मा को चैन मिले। सबके मन में जो मलाल था, उस अलमारी में ऐसा क्या था जिसे रमा जी ने किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा था, अब पश्चाताप में बदल चुका है। दोनों बहुओं के मन में सास के प्रति कड़वाहट खत्म हो चुकी है। उन्होंने जीते जी अपने पाप की गठरी को छुपाया था, इसलिए किसी के सामने अलमारी को खोला जाना साझा नहीं करती थी। उन्होंने अपनी गलती मानकर अपने बच्चों को ये सबक दिया कि बेईमानी करना पाप है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।